हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विस। दिस इज राम सोनी। आज हम बात करेंगे जस्टिस बीवी नागरत्ना के बारे में। ये बन सकती हैं भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस। बात करेंगे इनके बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट मोमेंट होगा जब भारत में कोई महिला चीफ जस्टिस बनेगी, चूंकि आज तक भारत में कभी भी महिला चीफ जस्टिस बनी ही नहीं है। देखिए, एज आपको पता होना चाहिए, 9 नए जज का अपॉइंटमेंट अभी किया गया है, उसमें से इनका भी नाम एक है। और आप देख सकते हैं 9 जज का अपॉइंटमेंट किया गया, जिसमें जस्टिस हिमा कोहली हैं, जस्टिस बीवी नागरत्ना हैं, जस्टिस बेला त्रिवेदी हैं। इनके अलावा यहाँ पर 5 और जजेस हैं, 5 नहीं बल्कि 6 और जजेस हैं। देखिए, यहाँ पर आमतौर पर उन्हीं का अपॉइंटमेंट, एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में हो सकता है, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट होते वक्त उनके पास प्रॉपर सीनियरिटी हो। यदि आपके पास सीनियरिटी होगी तो उस हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन सकते हैं। अब यहां पे कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ ऐसा नहीं कि पहले वुमेन कभी सुप्रीम कोर्ट जज नहीं बनी, लेकिन बनती हैं, लेकिन एक्चुअली उनका एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में इसलिए नहीं हो पाता बिकॉज एक बड़ा कंसर्न ये होता है कि उनके पास उतनी सीनियरिटी बचती नहीं है। मान लीजिए कोई आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, आपके पास वहां पर 2 साल का ट्रेनर मिला, लेकिन वहां पे ऑलरेडी कोई 3 साल से वहां पे सुप्रीम कोर्ट जज है, तो आपको यहां पे वरीयता नहीं दी जाएगी। याद रहे, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने के लिए उसी को वरीयता मिलती है जिसके पास सुप्रीम कोर्ट में एज ए जज के रूप में आपके पास सीनियरिटी ज्यादा हो। तो यहां पर एक कंसर्न होता था, इसी कारण बेसिकली हमारे देश में वुमेन को चीफ जस्टिस की पोस्ट आज तक कभी नहीं मिली। दैट इज वन ऑफ द बिग कंसर्न। नाउ यदि हम बात करें जस्टिस बीवी नागरत्ना कौन है जो कि बन सकती हैं भारत की पहली वुमेन चीफ जस्टिस, क्योंकि इनके पास बहुत सारी सीनियरिटी हैं। इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आपका जन्म होता है अक्टूबर 30, 1962 को, और देखा जाए तो ये बनी है पहली एडिशनल जज 2008 में। 2008 में इन्हें बेसिकली कर्नाटका हाई कोर्ट में पहली बार एडिशनल जज अपॉइंट किया गया था। बाद में उन्हें परमानेंट जज बना दिया गया। तो ये है बेसिकली कर्नाटका से, कर्नाटका की हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की जज रह चुकी हैं। नाउ यदि हम बात करें जस्टिस बीवी नागरत्ना के बारे में, तो ये बन सकती हैं 2027 तक भारत की पहली वुमेन चीफ जस्टिस। पॉसिबिलिटी यही है बिकॉज प्रेजेंट कंडीशन के हिसाब से इनके चीफ जस्टिस बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। एज ऑफ नो देखा है तो बता चुका हूं मैं आप लोगों को, कर्नाटका हाई कोर्ट में आप वहां पे जस्टिस हैं। इन्होंने पहले एज ए लॉयर के रूप में बेंगलुरु में प्रैक्टिस स्टार्ट की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, कॉमर्शियल लॉ में, जिसमें इंश्योरेंस है, सर्विस लॉ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पब्लिक लॉ है। नाउ यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जस्टिस नागरत्ना की बात करें तो इनका जन्म हुआ 30 अक्टूबर 1962 को। अब देखिए, ये जो डेट है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी डेट के हिसाब से इनको सीनियरिटी मिलेगी। आपको पता होना चाहिए, इनका एक सुप्रीम कोर्ट जज रिटायर होते हैं 65 साल की उम्र में। तो 65 साल की उम्र में यदि रिटायर होते हैं तो उनके पास इतनी पर्याप्त सीनियरिटी होनी चाहिए। वो कम एज में अपॉइंटमेंट होता है तो उनके सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम हमारे यहां ये होती थी कि वुमेन का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में तो होता था, लेकिन यहां पर उनका एलिवेशन चीफ जस्टिस में नहीं होता था बिकॉज उनको काफी ज्यादा एज में उनका अपॉइंटमेंट होता था, तो बहुत जल्दी रिटायर हो जाती थी। आपके लिए क्वेश्चन आपको बताना है कि हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट की पहली वुमेन जस्टिस कौन है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएंगे। और इसके बाद नागरत्ना जी को यहां पर एडिशनल जज 2008 में अपॉइंट किया गया और बाद में कर्नाटका हाई कोर्ट में 2 साल बाद प्रॉपर जस्टिस अपॉइंट कर दिया गया। एज ऑफ नाउ ये जस्टिस हैं। यदि हम जस्टिस नागरत्ना की बात करें तो ये भी उन जजेस में से एक हैं जिनके जो पेरेंट्स हैं या उनके पहले उनके रिलेटिव्स सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी थे, और इनके पिता जिनका नाम है ES वेंकटरमैया, ये भी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं अप्रॉक्स 6 मंथ के 1989 में। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक कंसर्न क्रिएट होता है कि आज भी हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट में एक कंसर्न क्रिएट होता है कि कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जहां से ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस का अपॉइंटमेंट आमतौर पर होता है। और कई बार न्यूज़पेपर में ये एक बड़ा कंसर्न क्रिएट होता रहा है। जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, एक रिपोर्ट आई जिसे बोला गया था 15% हाई कोर्ट के जजेस हैं या सीनियर जुडिशियल मेंबर हैं, वो कहीं ना कहीं वो पुराने जुडिशियल मेंबर से रिलेटेड हैं। अब इवनली 15% जज जो है हाई कोर्ट में ऐसा होता है कि आमतौर पर उन्हीं को जज में एलिवेशन मिलता है जिनके पास्ट में उनके पेरेंट्स या उनके रिलेटिव जो है वहां पर ऑलरेडी बैठे रहे हों। या सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो यहां भी स्टोरी लेवल सेम है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है कि आमतौर पर जो कॉलेजियम सिस्टम है इसकी ट्रांसपेरेंसी में बहुत बार सवाल उठाए गए हैं, और इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाया गया था 99th अमेंडमेंट एक्ट के रूप में, लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने रीजन दिया कि यहां पर जो न्यायपालिका है उसकी जो इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है, उसमें किसी न किसी तरह से डिफरेंस आएगा, स्वतंत्रता जो है भंग हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक कंसर्न क्रिएट होता है कि जो कॉलेजियम का जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है क्या वो ट्रांसपेरेंट है। ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि कॉलेजियम में, देखिए कॉलेजियम में क्या होता है, यहां पे एक चीफ जस्टिस होते हैं, उनके साथ में 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जज किसको बनाया जाएगा। ना यहां पर बेसिस क्या होता है, ये बेसिस अभी भी अननोन है। ना कोई एग्जाम होता है हाई कोर्ट जज बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए भी कोई एग्जाम नहीं होता, बस एक किसी को भी नॉमिनेट कर दिया जाता है और उसका पास बैकग्राउंड, उसका फैमिली बैकग्राउंड आमतौर पर देखा जाता है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस का एलिवेशन उसी बेसिस पे होता है कि उनके पास्ट में, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूं ये सोल क्राइटेरिया है, लेकिन ये आप चीजों को ऑब्जर्व करो तो ऐसा ही देखने से प्रतीत होता है। हालांकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, वी होप सो कि यहां पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई क्लैरिफिकेशन जरूर दिया जाएगा। ना यहां पर देखा जाए तो एक कंसर्न वो क्रिएट होता है ना, जब पहले वर्ण सिस्टम था, आपको याद होगा ऋग्वैदिक काल में वर्ण सिस्टम था, उत्तर वैदिक काल में उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि जो जिस वर्ण से बिलोंग करता है वही रहेगा। तो यदि ये ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। अब यहां पे आप देख सकते हैं एक और मामला भी आया, यहां पर जो केंद्र के मंत्री थे उन्होंने भी ये बात इवेंटली उठाई थी कि 250 से 300 फैमिलीज जो हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचते हैं, आमतौर पर इतनी फैमिलीज के बीच में ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस की पोस्ट जो है रूल करती है। इवनली इन्होंने यह भी बोला था कि ओबीसीज का जो प्रतिनिधित्व है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बहुत ही कम है, निग्लेजिबल है। हालांकि अभी एक कैंपेनिंग चली थी, आपको याद होगा अभी हाल ही में जैसे अपॉइंटमेंट हुआ था 9 जज को जैसे भी नॉमिनेट किया गया था, उसी समय बेसिकली कैंपेनिंग चलाई गई थी जिसमें इवनली कॉस्टिस्ट कॉलेजियम का भी यहां पर कैंपेनिंग चलाई गई थी, जिसे बोला गया था कि मोस्टली जो है यहां पर अपर कास्ट का ही प्रतिनिधित्व है, लोअर कास्ट का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। हालांकि मैं अपर और लोअर इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूं, लेकिन यह जरूर आप देख सकते हैं कि 1980 तक यदि आप देखें यही कॉलेजियम, या मतलब कॉलेजियम तो नहीं, पहले जो है केंद्र सरकार के द्वारा अपॉइंटमेंट किया था, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी जज शेड्यूल कास्ट या ओबीसी कम्युनिटी से 1980 के पहले हुआ ही नहीं करता था। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, वहां पर बैकवर्ड कम्युनिटी जो हैं उनका प्रतिनिधित्व आज भी बहुत निग्लेजिबल है। और एक बहुत बड़ी बात है, और यह वाकई बड़ा कंसर्न है कि एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब का यदि हम बात करें प्रतिनिधित्व तो हमारे देश में आबादी के हिसाब से लगभग 8% के आसपास है, लेकिन एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई भी जज शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से अपॉइंट ही नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा आईब्रो क्रिएट करता है, कंसर्न क्रिएट करता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी सही है, ये तो एक डेफिनेटली बड़ा कंसर्न क्रिएट करता है। नाउ यदि हम बात करें जस्टिस नागरत्ना के बारे में, तो आपके कई सारे लैंडमार्क जजमेंट हैं जो काफी फेमस रहे हैं। जैसे कि 2012 में आपका जजमेंट आया था कर्नाटका हाई कोर्ट से, जहां पे आपने कहा था कि यहां पर कई सारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं जो ब्रेकिंग न्यूज के रूप में यहां पर कई बार जो गलत इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। तो यहां पर उन्होंने केंद्र सरकार से बोला था, केंद्र से बोला था कि कुछ ऐसे स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म लाई जाए जिसके चलते ब्रॉडकास्टिंग मीडिया को रेगुलेट किया जाए। इसके अलावा एक जजमेंट आपका और भी है 2019 का, जो आपने कर्नाटका हाई कोर्ट में दिया था, जहां बोला था टेंपल कोई कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, टेंपल जो है मंदिर जो है वो कोई कॉमर्शियल प्लेस नहीं है। लेकिन इन्होंने यह भी बोला तो इसके चलते उन्हें ग्रेचुटी या ऐसी चीजें जो है पेमेंट्स ऑफ ग्रेचुटी एक्ट के अंतर्गत उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इसके बाद उन्होंने बोला कि कर्नाटका हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल इंडोमेंट एक्ट के अंतर्गत इनको ये बेनिफिट दिया सकते हैं। ये एक जजमेंट था। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट आपके द्वारा किए गए थे। इनके अलावा जस्टिस हिमा कोहली है जो कि चीफ जस्टिस हैं तेलंगाना हाई कोर्ट की, इनको भी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया है। जस्टिस बेला त्रिवेदी की बात करें गुजरात हाई कोर्ट में है, देखा जाए तो इनको भी बेसिकली यहां पर सुप्रीम कोर्ट में लेवेट किया गया है जज के रूप में। तो यहां पर याद रखिएगा अभी जो 9 जजेस का अपॉइंटमेंट किया जाएगा उनमें से 3 वुमेन जज हैं। ऑलराइट, अदर जजेस की बात करें तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया गया है, जिसमें जस्टिस सीटी रवि कुमार हैं जो केरला हाई कोर्ट रहे हैं। जस्टिस एमएम सुंदरेश की बात करें मद्रास हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस अभय श्रीनिवास की बात करें ये कर्नाटका हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस विक्रमनाथ की बात करें चीफ जस्टिस हैं गुजरात हाई कोर्ट के। जस्टिस जितेंद्र कुमार की बात करें ये चीफ जस्टिस हैं सिक्किम हाई कोर्ट के।
और सीनियर एडवोकेट, इनमें से एक सीनियर एडवोकेट को भी एलिवेट किया गया है जिनका नाम है PS नरसिम्हा। याद रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनने के लिए 3 क्राइटेरिया होती है। पहली क्राइटेरिया होती है कि यदि हाई कोर्ट में आप 5 साल या 5 साल से अधिक टाइम के लिए आप जज रहे हैं, उस कंडीशन में आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया सकता है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन है कि आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आपने 10 साल तक एज ए लॉयर के रूप में प्रैक्टिस की है, तो भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बन सकते हैं। और तीसरी कंडीशन है, यदि राष्ट्रपति की नजरों में एक एमिनेंट जुरिस्ट हैं, तो उस कंडीशन में भी आप सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया सकते हैं। तो यहां पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं लिखा हुआ है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नाउ देखा जाए तो एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट में जो सेंसिटिव स्ट्रेंथ है मैक्सिमम 34 जज हो सकते हैं। पहले 31 होते थे लेकिन उसको बढ़ा के 34 कर दिया गया है। तो उसमें एज ऑफ नाउ 10 वैकेंसीज थी, लेकिन ये 9 का जब अपॉइंटमेंट होगा तो भी एक वैकेंसी अभी खाली बचेगी, है ना। मतलब 33 ही जज होंगे, एक वैकेंसी अभी भी खाली बचेगी। नाउ हमने डिस्कस किया था कॉलेजियम। ये कॉलेजियम डिसाइड करता है कि बेसिकली कौन बनेगा सुप्रीम कोर्ट का जज। तो एज ऑफ नो कॉलेजियम में देखा जाए तो यहां पर एक चीफ जस्टिस होते हैं और इनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। ऑलराइट, अब इसमें देखें तो यहां पे चीफ जस्टिस हैं हमारे एनवी रमन्ना साहब, जस्टिस यू ललित है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस नागेश्वर राव हैं और जस्टिस AM खानविलकर हैं। तो ये हैं बेसिकली एज ऑफ नो हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम में, जहां पर एक चीफ जस्टिस है और उनके अलावा 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। तो ये रहा डिस्कशन आज का, दिस अबाउट दैट। डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपके लिए कमेंट है, आप लोग कमेंट जरूर करके बताएं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की पहली फर्स्ट वुमेन जस्टिस कौन थी, सुप्रीम कोर्ट में पहली वुमेन जज कौन थी, ये आप कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। तो चलिए मुलाकात करते हैं आप लोगों से डिस्कशन में। इसके अलावा जो नए फ्रेंड्स हैं वो रामसोनी MPPSC नाम का हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है, शाम को 4 बजे MPPSC मेंस की लाइव राइटिंग होती है, तो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डिस्कशन कहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।